Assalamualaikum and welcome to my channel. I hope you all are doing good. आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन और उसमें हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ गट को। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि डिसऑर्डर ऑफ गट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो डिसऑर्डर जो है ये बेसिकली हम किसी चीज़ की खराबी को कहते हैं और गट जो है ये आपको पहले से ही पता होगा कि गट हम एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं। तो बेसिकली आज हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ खराबियों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिसऑर्डर जो है उसको हम कहते हैं डायरिया। अब डायरिया जो है वो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि डायरिया जो है ये हम आम जुबान में लूज मोशंस को कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो डायरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जिस पर्सन को डायरिया होता है उसको फ्रीक्वेंट वाटरी लूज बॉवल मूवमेंट्स होती हैं। अब फ्रीक्वेंट का मतलब ये है कि बार बार जो है वो बॉवल मूवमेंट्स को पास करना। बॉवल मूवमेंट्स जो है ये हम बेसिकली अपने जो पेरिस्टाल्सिस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, यानी उसके अंदर जो है वो तेजी आ जाती है। बार बार जो है वो फीसिस को पास करना जो है और वाटरी फीसिस को पास करना उसको हम कहते हैं डायरिया। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसा कि एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग। ये कुछ मेजर सिम्टम्स होते हैं जो कि डायरिया के पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेशेंट के पेट में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। इसके अलावा नोजिया का मतलब होता है कि पेशेंट का दिल खराब होता है। इसके अलावा वॉमिटिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हम देख सकते हैं डायरिया के पेशेंट्स में। सो अब हम देखते हैं कि डायरिया की जो मेजर कॉज है वो क्या होती है। कॉज यानी डायरिया जो है वो किस वजह से होता है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने लार्ज इंटेस्टाइन का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि लार्ज इंटेस्टाइन में से जो वाटर होता है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। लेकिन डायरिया की कंडीशन में ये होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी जो कॉलन होती है उसमें से वाटर जो है वो ब्लड में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही वाटर रहता है। अब जब बहुत ज़्यादा वाटर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही रहेगा जिसकी हमें जो है वो ज़रूरत भी नहीं होती, तो उसकी वजह से जो हमारी फीसिस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगी। उसकी कंसिस्टेंसी जो उसकी थिकनेस है वो कम हो जाएगी और वाटर जैसी लगेगी। द मेन कॉज ऑफ डायरिया इंक्लूड लैक ऑफ एडिक्वेट सेफ वाटर। इसके अलावा डायरिया की एक ये भी वजह होती है कि हम प्रॉपरली साफ पानी नहीं पीते। इसके अलावा हमारा जो डायरिया है वो बहुत ज़्यादा जो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उनकी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। If sufficient food and water is available, the patient of diarrhea recovers in a few days. इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है वो सही तरीके से अपनी डाइट और जो वाटर है उसको सही तरीके से अगर डायरिया की कंडीशन में लेते हैं तो पेशेंट जो है वो कुछ ही दिनों में डायरिया जो है उसका ठीक हो जाता है। लेकिन जो कुछ मेल नरिश्ड बच्चे जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उनके अंदर पहले से ही न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हैं तो अगर उनको डायरिया होगा तो उस कंडीशन में उनको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और उनकी बॉडी में से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है, यानी पेशेंट जो है उसकी डेथ भी हो सकती है स्वेयर डायरिया की कंडीशन में। सो लेट्स सपोज कि अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो जाता है तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। द ट्रीटमेंट फॉर डायरिया इन्वॉल्व्स कंज्यूमिंग ऑफ वाटर प्रेफरेबली मिक्सड विद एसेंशियल सॉल्ट्स एंड सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जैसा कि हमने देखा कि डायरिया की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और वाटर भी कम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट के लिए थोड़ा सा वाटर की अमाउंट लेंगे और उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स को मिक्स करके देंगे उस पेशेंट को। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? आजकल जो है वो ORS की फॉर्म में एक न्यूट्रिएंट्स का एक पैकेट मिलता है जो कि पेशेंट को पानी के अंदर मिक्स करके देते हैं ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर की कमी है उससे पूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर तो पेशेंट को किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है वो डायरिया हुआ है
तो उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, यानी मेडिसिन के साथ उसको ट्रीट किया जाता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, प्रिवेंशन जो है यानी डायरिया को हम कैसे उससे परहेज कर सकते हैं कि हमें डायरिया ना हो। टेकिंग क्लीन वाटर एंड एसेंशियल सॉल्ट्स, यानी अगर हम अपनी डाइट में जो है वो प्रॉपर सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स लेंगे और साफ पानी को पिएंगे, तो उस तरह से हम डायरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ईटिंग रेगुलरली, यानी हम अपना जो खाना है उसको रोज खा रहे हैं, प्रॉपर मील्स लेते हैं 3 टाइम का, तो उसके साथ भी डायरिया प्रिवेंट होता है। टेकिंग हाइजीनिक मेयर्स, यानी हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, अपनी चीज़ों को साफ रखें, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता और उसकी वजह से हम जो है वो डायरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसको अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है इसको हम आम जुबान में कब्ज का मसला भी कहते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन होती है उसको जो उसकी फीसिस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, जो कि बॉडी से निकलने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, दैट आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट। सो कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली होता क्या है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें से वो बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि कुछ क्वांटिटी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहनी चाहिए, जिसकी वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फीसिस होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और बॉडी से प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं होती, निकलती नहीं है। इसके अलावा इसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हम अपनी डाइट के अंदर जो है वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर नहीं ले रहे होते। इसके अलावा अगर हम अपनी डाइट में पानी की जो अमाउंट है उसको अगर हम कम कर दें तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी डिहाइड्रेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आयरन हो या कैल्शियम हो या एल्यूमिनियम वगैरह जो है उस इन मेडिसिन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो अक्सर पेशेंट में हो जाती है। इसके अलावा अगर तो किसी पेशेंट के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में ट्यूमर हो यानी कोई गिल्टी वगैरह हो, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज विद अ चेंज इन डाइटरी एंड एक्सरसाइज हैबिट्स, यानी कि अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसको अपनी डाइट में कुछ चेंजिंग्स करनी चाहिए। इसके अलावा उसको अपनी एक्सरसाइज जो है उसको भी मेंटेन रखना चाहिए। डाइटरी हैबिट्स में हम फाइबर की अमाउंट को ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकती हैं, उन मेडिसिन को हम लैक्सेटिव्स कहते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन जो है ये प्रिवेंट करना आसान होती है, जबकि इसको ट्रीट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्रिवेंट करने के लिए जो है कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को जो है वो एक नॉर्मल अमाउंट में वाटर और डाइटरी फाइबर जो है वो लेना चाहिए। थर्ड डिसऑर्डर जिसकी हम बात करेंगे उसको हम कहते हैं अल्सर। सो अल्सर जो है ये बेसिकली हम हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो है उनके अंदर अगर कोई भी जख्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं अल्सर। तो अल्सर इज अ सोर इन द इनर वॉल ऑफ गट। गट के किसी भी पार्ट में, वो एसोफेगस भी हो सकता है, ड्यूडेनम भी हो सकता है, स्टमक भी हो सकता है। अगर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पे भी कोई सोर या जख्म हो जाए तो उसको हम अल्सर कहेंगे। इन अल्सर एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली ब्रेक्स डाउन द टिश्यू ऑफ द इनर वॉल। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टमक के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम म्यूकस कहते हैं। अब वो म्यूकस जब ब्रेक डाउन होता है बहुत ज्यादा एसिडिटी होने की वजह से, तो हमारे मैदे में जो है वो जख्म हो जाते हैं। अब अगर तो किसी खास एरिया में जो है वो अल्सर हो तो उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो स्टमक में अल्सर हो तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है, किस वजह से अल्सर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी स्टमक का अगर एसिड ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी अल्सर होगा।
इसके अलावा बॉडी में किसी इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, यानी अगर हम ज़्यादा अरसे तक जो है वो बहुत ज़्यादा जो सूजन को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, अगर उनको लेते रहें तो उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। इसके अलावा जो है वो सिगरेट वगैरह पीने से यानी स्मोकिंग की वजह से भी अल्सर होता है। ड्रिंकिंग कॉफ़ी, कोलास, ईटिंग स्पाइसी फूड्स, यानी अगर तो हम बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं या जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की अमाउंट जो है वो उसको ज़्यादा ले रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं यानी मिर्च मसाले वाले जो खाने होते हैं उनको खाने से भी अल्सर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर तो किसी पेशेंट को अल्सर हो जाए तो उसके अंदर ऐसी कौन सी साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि इस इंसान को अल्सर है। The signs and symptoms of ulcer include abdominal burning after meals or at midnight, यानी खाना खाने के बाद या रात के टाइम जो है वो पेशेंट को एब्डोमिनल बर्निंग फील होती है, यानी पेट के अंदर कुछ ऐसा फील होता है जैसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है पेशेंट को, तो इसको हम एब्डोमिनल बर्निंग कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर जो है वो एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है यानी पेट का दर्द हो सकता है। इसके अलावा रश ऑफ स्लाइवा आफ्टर एन एपिसोड ऑफ रीगर्गिटेशन, यानी कि उस पेशेंट के अंदर जो है वो उसके माउथ में स्लाइवा जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है, यानी थूक बहुत ज़्यादा बनती है पेशेंट में। इसके अलावा नोजिया हो सकता है यानी उस पेशेंट का दिल खराब हो सकता है, या लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस, या तो उस इंसान को भूख बहुत कम लगेगी या उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अल्सर के ट्रीटमेंट की। अल्सर इज ट्रीटेड विद मेडिसिन विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो सिंपली हम जिस इंसान को अल्सर होता है उसको हम कुछ मेडिसिन के साथ ट्रीट करते हैं जो कि स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, कम कर देती है। इसके अलावा हम अगर तो कुछ स्पाइसी फूड्स जो हैं उनको अगर अवॉइड कर लें तो उसकी वजह से हम अल्सर जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो वो भी अपनी स्मोकिंग को क्विट कर दे या कम कर दे तो इसकी वजह से भी उसका अल्सर जो है वो प्रिवेंट हो सकता है। सो आई होप दैट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ आया है सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको जो है वो मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।